स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। और जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और टाइम नोट कर लें, 8 PM शाम को एक क्लास 8 PM और एक क्लास आपको 4:30 PM पर मिलेगी, यानी 2 क्लास हम आपकी करा रहे हैं। ठीक है, ये विज्ञान की दूसरी क्लास है। जो शाम को क्लास आएगी उसमें सिलेबस हम बताएंगे, आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार। और जो आपकी 4:30 बजे क्लास है उसमें साथ ही साथ आपके राजन सीरीज है या प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको हल कराते रहेंगे। ठीक है, समझते हैं पहले स्टार्टिंग से विज्ञान की परिभाषा। पहला ही चैप्टर है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, एक वीडियो हमने दाव से आपको बताया था, वो दूसरे चैप्टर की थी। स्टार्टिंग से करते हैं आज। तो पहले विज्ञान के बारे में ही समझ लेते हैं, विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की डेफिनेशन सभी छात्र कमेंट में लिखें। सभी को पता है विज्ञान, कमेंट में लिखें क्रमबद्ध। ये डेफिनेशन आपने, सरल डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान, विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की डेफिनेशन आपने समझी। विज्ञान कहते हैं, ठीक है, ये आपकी विज्ञान की डेफिनेशन है, यानी साइंस। विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस। नेक्स्ट है आपकी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी या प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन। प्रौद्योगिकी, ये आप देखेंगे, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस को हम एक वीडियो में बता देंगे। और ये आपका सिलेबस है, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो यही हम आपको करा रहे हैं। दाब हम करा चुके हैं, दाब की परिभाषा, और भी जो डेफिनेशन लिखानी होंगी इसके बाद हम लिखा देंगे इसी में। ठीक है, तो ये आपने देखा, हम आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से आपको पढ़ाते थे। ठीक है, तो समझते हैं। प्रौद्योगिकी या तकनीकी, प्रौद्योगिकी या तकनीकी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसे क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसे समझते हैं ये क्या होती है। वैज्ञानिक ज्ञान को, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, ठीक है, उसको क्या है? व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने को प्रौद्योगिकी कहते हैं। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया और आपने कार बना दी या किसी की खोज कर दी, तो ये क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान था, उसको व्यवहारिक रूप में आपने बदल दिया, तो वही तो टेक्नोलॉजी है। तो आप लिख सकते हो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने को क्या कहते हैं?
प्रयोग करने को प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है आपकी। और सभी छात्र प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर सर्च करें परीक्षा स्टडी 24, ठीक है। परीक्षा स्टडी 24 प्ले स्टोर पर सर्च करके उसे डाउनलोड कर लें। तो ये आपने समझा। अब समझते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों की अलग अलग डेफिनेशन आपने समझी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसे समझते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ये क्या है? एक विषय है। तो इस विषय के अंतर्गत विज्ञान तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इन दोनों के परस्पर संबंधों एवं अंतःक्रियाओं पर विचार किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत क्या किया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, इन दोनों के जो संबंध होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो संबंध होते हैं, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो परस्पर संबंध होते हैं इन पर क्या है? विचार किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिभाषा में कि इस विषय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंधों पर विचार किया जाता है। विज्ञान के विकास से, जो विज्ञान का विकास होता है उससे प्रौद्योगिकी का भी विकास होता है। विज्ञान का विकास होगा उतना ही टेक्नोलॉजी का विकास होगा। पहले हम चलते थे साइकिल पर, आज हवाई जहाज पर भी चलते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो विज्ञान का विकास हुआ उसी प्रकार टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारी प्रौद्योगिकियां वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ क्या हैं? लाभ देख लेते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ। क्या लाभ है? लाभ समझते हैं। यातायात के साधन से, अब क्या है? पहले बैलगाड़ी पर यात्रा की जाती थी, शादी भी होती थी तो बैलगाड़ी पर ही होती थी पहले, ठीक है। यानी जाना होता था तो जैसे अब बस है या और भी कुछ साधन से जाते हो, पहले बैलगाड़ी से बारात लेकर जाते थे, ठीक है। तो यातायात के साधन से अब क्या है? कम समय में यात्रा कर सकते हैं, ये लाभ है, ठीक है। पहले यदि कोई बीमार हो गया और गांव से उसे शहर ले जाना है तो पता पड़े कि सुबह से शाम लग जाए, तब तक मरीज को दिक्कत होने लगे, ठीक है। तो अब क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ये लाभ हो गए हैं कि यातायात के साधन हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और जब आपको आइडिया हो जाएगा तो आप बना भी सकते हो। यातायात के साधन से कम समय में, यातायात के साधन से कम समय में यात्रा कर सकते हैं, कम समय में यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? आजकल आपने देखा होगा
जो हॉस्पिटल हैं उसमें आधुनिक मशीन का यूज होता है, ठीक है। उससे आप खून की जांच कर लें और भी जो जांचें होती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चिकित्सालय में आधुनिक मशीनों से खून आदि की जांच हो जाती है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये आपके विज्ञान में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लाभ हैं। चिकित्सालय में आधुनिक मशीनों से खून आदि की जांच आदि की जांच बहुत जल्दी हो जाती है। आदि की जांच बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि खेत में भी आधुनिक मशीन का प्रयोग होता है। खेतों में यानी कृषि कार्य में या फिर खेतों में आधुनिक मशीन का प्रयोग होता है। चाहे आप बुवाई की मशीन हो, मक्का बुवाई हो या किसी की बुवाई हो, मशीन के द्वारा हो जाता है। तो खेतों में आधुनिक मशीन का प्रयोग, ये लाभ है, ठीक है। कारखानों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगा है। कारखानों में क्या है, आधुनिक मशीन का प्रयोग होने लगा है। कारखानों में क्या है, आधुनिक जो मशीन है उसका प्रयोग होने लगा है। आधुनिक मशीन का प्रयोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के विकास से क्या क्या लाभ हुए हैं। यदि किसी से कुछ लाभ हुए हैं तो हानि भी हुई है, क्योंकि मशीन है, उसके जितने लाभ हैं हानियाँ भी उतनी ही हैं, क्योंकि उसको चलाने वाला ही एक व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, तो अपने अनुसार चलाता है वो। तो हानियाँ भी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से हानियाँ, विज्ञान एवं, ये दोनों ही प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से हानियाँ, सभी छात्र जब प्ले स्टोर से परीक्षा स्टडी 24F डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगा आपको सिलेबस का, वहाँ से आप सिलेबस अपना देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस का फोल्डर होगा SYLLABUS, इस प्रकार से लिखा होगा। वहाँ पर 3rd सेमेस्टर का आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस सभी विषय का मिल जाएगा, ठीक है। ऐप से डाउनलोड कर लें। तो हानियाँ क्या हैं, हानियाँ समझते हैं एक एक करके। जैसे मनोरंजन के साधन जब बढ़ गए हैं तो आपने देखा है कि आधुनिक तरीके से, यानी हम कह सकते हैं अब डीजे का प्रयोग होता है। यदि आपकी परीक्षा चल रही है और पास में कहीं डीजे बज रहा है तो इसकी इतनी गूंज होती है कि आपके कानों तक आ ही जाएगी, यानी ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है।
सीधे सीधे यही कहें। यदि उसे बंद कमरे में बजा दिया जाए तो हो सकता है यदि खिड़की हों, शीशे वगैरह लगे हों तो टूट ही जाएं। ठीक है, तो इससे क्या है, जो मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण, ये हानियां हैं। क्या हानियां हैं? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ये किसकी देन है? विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, और क्या हो रहा है, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है वो क्या है, अपशिष्ट से जल दूषित हो रहा है। क्योंकि कारखानों से जो अपशिष्ट निकल रहा है वो क्या है, जल में जाके मिल जाता है, कहीं नदी नाले होते हुए नहर फहर में मिल जाता है। ये जल दूषित क्या हो रहा है, अपशिष्ट से जल दूषित हो रहा है। ठीक है, जो कारखानों से धुआं निकल रहा है उससे क्या हो रहा है, वायु दूषित हो रही है। उससे क्या हो रही है, वायु दूषित हो रही है। ठीक है, वाहनों से निकलता है, या फिर कृषि कृषि में जो दवाई यूज हो रही हैं, दवाई किस में, कृषि में, खेतों में जो दवाई डलती है ना, वो क्या है, बहकर कहाँ पहुँच जाती है, नदी में पहुँच जाती है। दवाई से क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर सभी हमने अपनी भाषा में लिख लिए हैं तो हमें पता पड़ गया है कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जनसंचार, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व, जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व, ये प्रश्न पूछा गया है। समझ लेते हैं इसे। ठीक है, तो जनसंचार यानी हम कह सकते हैं जैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपनी बातों को या विचारों को अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक जनसंचार का माध्यम है। हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अपने विचार एवं संदेशों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों एवं संदेशों को, अपने विचारों एवं संदेशों को लोगों तक, ठीक है, या जनता तक। जनसंचार, जन माने होता है लोग या फिर जनता, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। अभी आप क्या है, घर पे बैठे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो घर पर ही रहकर, घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। और क्या लिख सकते हो, अपने परिचितों से बात कर सकते हो।
अपने परिचितों से बात कर सकते हो। ठीक है। किसी घटना को लोगों तक पहुंचा सकते हो, जैसे न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाती है। ये सभी क्या है, विज्ञान एवं यानी जनसंचार का जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व है कि जनसंचार के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। कोई भी घटना है, किसी घटना को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। ये जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व है। ठीक है। एक प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगती है। ठीक है। या फिर हम कहें कि गुब्बारे में हल्की गैस भरने पर वह ऊपर क्यों उठने लगता है। ठीक है। हल्की कहें या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरने पर वह ऊपर क्यों उठने लगता है। ठीक है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। क्या था, क्या कारण है कि गुब्बारे को वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। ठीक है। ऊपर उठने लगता है। ये प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आप लिख सकते हो कि हल्की गैस वह गैस होती है जिसका घनत्व सामान्य वायुमंडलीय गैसों से कम होता है। ठीक है। इसलिए हल्की गैसें सामान्य गैसों से ऊपर उठती हैं। इसी कारण वायु से हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, गुब्बारे में भरकर छोड़ने पर गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। क्यों उठने लगता है, तो आपने ये समझा कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनका घनत्व, इन गैसों का जो घनत्व होता है अन्य गैसों की अपेक्षा कम होता है, यानी ये हल्की होती हैं। जब हल्की होती हैं तो ये ऊपर उठने लगती हैं। ये आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, ये समझ लेते हैं। पेट्रोलियम या पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, तो पेट्रोल का निर्माण जो आपके सजीव प्राणी होते हैं
उनके मृत अवशेषों या फिर हम कह सकते हैं जीवाश्मों से होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, यानी मरे हुए जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष लंबे समय तक जमीन में दबे रहे, उससे क्या है, जीवाश्म ईंधन में वो बदल गए, तो इसीलिए तो पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो आप उत्तर में लिख सकते हो कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो निर्माण है, पेट्रोल का जो निर्माण है वो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है। किससे हुआ है? मृत अवशेषों से। हुआ है या होता है, इसलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो आप देखेंगे जो पेट्रोलियम होती है, वर्तमान युग में जो पेट्रोलियम है उस पर क्या है, डीजल पेट्रोलियम, यानी इस पर सभी कुछ निर्भर है। सभी कुछ का मतलब ये है कि कारखानों में भी यूज हो रहा है, और आपके ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक इधर उधर चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या है, पेट्रोलियम पर ही निर्भर है। तो किसी भी राष्ट्र के लिए ये सोने से अधिक कीमती है, सोने से ज़्यादा कीमती है। यदि इसे बंद कर दिया जाएगा तो बहुत सी चीज़ें बंद हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। तो इसकी जो कीमत है वो सोने से भी ज़्यादा है। किसी देश की उन्नति के लिए, किसी देश के उन्नति के लिए, किसी देश की उन्नति के लिए क्या है, पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है उसकी उन्नति। इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, द्रव सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव सोना कहा जाता है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। एक और प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उसके जो जनक हैं वो आपके विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न पूछा गया था, तो उसके जनक कौन हैं? विक्रम साराभाई हैं। तो इसमें पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, तो इसको हमने आपको बता दिया है कि वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न था आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कौन पूछे गए? जनक। तो आप लिख सकते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई। एक और प्रश्न इसी में से पूछा गया है, एजुसेट क्या है? एजुसेट क्या है? ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया था। तो एजुसेट आपका शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो सिलेबस के लिए हमने आपको बताया, आप परीक्षा स्टडी 24 जो आपका
ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। लिंक यदि आप व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी हमने लिंक डाल रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ से नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।